12वीं के बच्चे बैठे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये आपका सौभाग्य है, आपको ये मौका मिल रहा है। मेरी 8वीं में ही स्कूल छूट गई थी, आगे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद में घर के कामों की जिम्मेदारी आ गई और 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड सिर्फ 5वीं पढ़े थे। तो ऐसी स्थिति में कोई स्थायी रोजगार नहीं था। और बचपन की बात बताऊं तो 4 साल की उम्र में मेरी माताजी का देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थिति में शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और उसको अच्छी मेडिसिन नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाई। उस समय लगा कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। नेगेटिव विचार आने लगे कि जिंदगी ही खत्म कर लूं। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों जिंदगी से इस तरीके से हार नहीं माननी है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। तो यही सोच के 2008 में मैंने सुई जगह हाथ में लिया, क्योंकि न मुझे मार्केट की कोई आइडिया था और न रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है वो भी आइडिया था। जो घर में कपड़ा था वो लिया। मैंने सोचा जो मेरी गांव की बहनें हैं वो मायके जाएगी तो एक सुंदर बैग जरूर लेके जाना चाहेगी, तो क्यों ना मैं वो बैग बनाना शुरू करूं। लेकिन इतना आसान नहीं था। सुई धागे से एम्ब्रॉयडरी का काम तो कर लिया, लेकिन उस बैग की जो स्टिचिंग करनी थी वो मशीन से करनी थी और वो मशीन मेरे पास में थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये समस्या सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, मेरी और भी बहनें हैं जो बता नहीं पा रही है, लेकिन जरूरत सबको है, क्यों ना हम मिलके करें। तो उस समय मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से मेरे काम की शुरुआत हुई। इतना आसान नहीं था कि अब 10 महिलाएं हो गई है, अब 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से आएगा। तब मैंने सोचा कि हम क्या करें जिससे और ज्यादा हमें काम मिले और हम कर पाए। उस समय ग्रामीण विकास योजना संस्थान जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, उसके बारे में मुझे किसी ने बताया कि आप उन संस्थान के पास जाइए, तो वो संस्था है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो हम 2 दिन पहले इकट्ठे होकर वहाँ गए और वहाँ पे संस्थापक विक्रम जी उनसे जाके मिले। हमने बोला कि हमारा समूह है और हमें काम की जरूरत है, हमें किसी ने बताया इस संस्थान के बारे में, इसलिए हम आए हैं। तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम काफी समय से महिलाओं को काम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही है और आप आ जाएंगे पर आप काम नहीं करोगे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमें काम की जरूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो उस दिन हमें सैंपलिंग का काम दिया गया। जब सैंपल अच्छे बने तो 3 दिन का ऑर्डर का काम दिया कि ये आप करके लेके आओ, फिर दे देंगे। तो जो वो पहली बार हमें काम मिला था, इतनी खुशी थी। घर पे जाके हम काम पे लग गए और सुबह वापस आए तो उनको लगा इनसे काम हुआ नहीं, कल शाम को लेके गए फिर वापस आ गए। मैंने कहा ऐसा नहीं, हम काम पूरा करके लेके आए। तो 3 दिन का काम 3 दिन का काम एक ही रात में कैसे हो गया। मैंने कहा खुशी इतनी थी कि हम पूरी रात नहीं सोए और हमने काम किया। तो उस दिन लगा कि वास्तव में ये काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये समस्या मेरी अकेली की नहीं है, जो हमारे घरों के बीच में दूर दराज खाड़ियों में जो बहनें रहती है बॉर्डर पे, उनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, सुबह से शाम काम करती है, लेकिन खुद के लिए अगर उनके पास में 2 रुपए भी चाहिए होते हैं तो उनके हाथ में नहीं है। उन बहनों के लिए मुझे काम करना है, कैसे करना है वो रास्ता मुझे पता नहीं है। तो किसी ने बोला कि ये जो अपने हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं, ये अगर अपन एग्जीबिशन में जाकर सेल करेंगे तो वहाँ पे सेल भी होगी, तो आप पैसे भी मिलेंगे और यहाँ पे अपन ज्यादा बहनों को काम भी दे पाएंगे। तो एग्जीबिशन होते बाढ़ में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो किसी ने बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटी है दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के आइटम है वो बिकते हैं। मैंने कहा बाहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कभी देखा नहीं। दिल्ली बॉम्बे कैसे बेचेंगे, सबसे पहले तो घर वाले नहीं बेचेंगे और फिर हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, तो कैसे लोगों से बातचीत करेंगे। बहुत घबराहट थी। मैंने कहा ये सपना तो छोड़ ही। फिर लगा कि ट्राई करने में क्या है। जैसे जैसे करके घर वालों को मनाया 2010 में
फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा दिल्ली में था, रफी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वो 3 दिन का एग्जीबिशन था और उसमें 10 से 15,000 रुपए की शेयर हो गई थी और वहां से हमने ठान लिया कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देंगे। उसके बाद में जब हम सिर्फ बैग बना रहे थे, फिर होम फिनिशिंग के आइटम बनाने लगे, बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन। फिर लगा कि क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए जो ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के अलग अलग जगह से हमने फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, जिसमें साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाए। लेकिन बनाने के बाद कि एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में पहले वो कैसे लगेगी किसी को आइडिया नहीं था। मैंने कहा कैसे मार्केटिंग करें इसकी, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। अब फैशन शो के नाम से ही ऐसा था कि हम क्यों फैशन शो करें, क्योंकि हमारे दिमाग में सभी ये थी कि छोटे कपड़े पहनना ही फैशन शो किया जाता है। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, लेकिन एक गाँव के आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिलेगा। वो तो बड़े डिजाइनर्स लोग हैं, वो फैशन शो करते हैं। लेकिन हमने ट्राई किया, काफी संघर्ष करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, तब हमने वहां जाकर रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप आर्टिजन हैं, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। वहाँ पे जिद किया, वहाँ से फैशन शो करने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं वो कैसा अपना कलेक्शन लेके आ रहे हैं, क्या कलर थीम लेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं। फिर हमने और बड़े एजेंसी से जाके हेल्प मांगी कि आप इसमें हमारी हेल्प करिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो उन्होंने बोला रुमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है। रोना आया, मैंने कहा कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूंगी। उस समय इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि नेट पे देख लिया और कर लिया। लेकिन जैसे जैसे करके मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन में ये कलर लिया और हमारा कलेक्शन तैयार करके जयपुर पहुंचे। घबराहट हो रही थी कि हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जो ऑडियंस और डिजाइनर थे तो सब खड़े होकर तालियां बजाई और वही डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे अपने नेक्स्ट शो के लिए कलेक्शन बाड़मेर से बनवाने, जिसमें डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी, अमराबेन ठाकुर ऐसे इंटरनेशनल डिजाइनर भी बाड़मेर पहुंचे। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया के गुडविल एम्बेसडर रही दिल्ली के अंदर, और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता। वहां मुझे ये सीखने को मिला कि कभी भी अगर अपने सामने परेशानी आती है तो उससे हिम्मत नहीं हारना है। हमें ये सोचना है कि अगर परेशानी आई है तो हमें नया सीखने को मिलेगा। अगर उस दिन वो संस्था वाले मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में हेल्प करते थे तो मैं कभी डिजाइनर नहीं बन पाती और विदेशों में कभी नहीं जा पाती, क्योंकि जो मैं फर्स्ट बार मेरा जर्मनी का जाने का टूर था उसमें फैशन शो भी साथ में था। जो 2008 में 10 महिलाओं ने मिलकर शुरुआत की थी, आज 50,000 से ज्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। एक मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन 5,000 से ज्यादा बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनें दिलाई। जिन बहनों को काम की जरूरत थी उन बहनों को सीधा मार्केट से जोड़ा, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत थी उनको स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, मार्केट से लिंकेज ये करवाए। और उसके बाद में जब कोविड काल आया तो यहाँ पे जब जरूरत पड़ी तो 3.5 करोड़ की सहायता हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी। मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आती है या स्कूल दूर होने के कारण। उन बहनों के लिए जब मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया और मैं वहां गई, वहां की एजुकेशन देखी, तब मुझे लगा कि हमारे वहां पे एजुकेशन की कितनी आवश्यकता है, तो मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है। तो यहाँ आके हमने अक्षरा छात्रवृत्ति के नाम से एक योजना लॉन्च की, जिसमें सालाना 20 लाख रुपए
बच्चों को अक्षरा छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं 25 से 25,000 क्योंकि जो चीजें मैंने सही है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहनें न सही, उन सबको ये सुविधाएं मिले। मैं जब 8वीं में पढ़ती थी, एक बार टूर्नामेंट जाने का मौका मिला था, लेकिन उसके बाद में न पढ़ाई कर पाई और न खेल में आगे जा पाई। और जब मैं दिल्ली में थी, प्राइज इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम प्राइज इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। जब उनके बारे में मुझे पता चला कि मैरी कॉम है वो 3 बच्चों की मां होने के बावजूद भारत के लिए बॉक्सिंग में कितने गोल्ड मेडल लेके आई है, तो हमारे यहाँ के बच्चों में कितना टैलेंट है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मुझे यहाँ आके कुछ करना है। 2 साल मंथन चला, उसके बाद में जो लंदन में स्टेडियम बना हुआ है लॉन्चा, उसी की थीम पे अपने सभा गाँव में अपनी स्टेडियम बन रहा है। और मेरी आशा है कि मेरी बहनों को यहाँ से ओलंपिक तक जाने का मौका मिलेगा। ये सुनहरा अवसर आप सभी के लिए है। और इस बीच में कई अवार्ड भी मिले, लेकिन जब भी अवार्ड मिलता है तो नई जिम्मेदारी साथ में आती है और लोग देख के ये सोचते हैं कि उमा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली के अंदर नोएडा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं ऐसे कोने में बैठी थी, कई साल पहले की बात है। मंत्री जी भाषण दे रहे थे मंच से और उन्होंने बोला कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक लेडी से वो राजस्थान से है जिनके सिर पे पल्लू है। उसी दिन ये ठान लिया कि कभी मुझे पहनावा चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम जब राजस्थान से बाहर होते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप राजस्थान से, जब इंडिया से बाहर होते हैं तो लोग पूछते हैं आप इंडिया से। हमारा परिचय हमारा पहनावा है, इस संस्कृति को कभी नहीं भूलना है। इससे भी आप आगे बढ़ जाए, लेकिन अपनी जमीन को नहीं भूलना है। जहाँ भी जाते हैं इंडियन लोग मिलते हैं, मारवाड़ी लोग मिलते हैं, क्योंकि गर्व ये होना चाहिए जब यहाँ से हम रवाना होते हैं तो आगे वाले ये कहे कि रूमा जी आ रहे हैं तो हमें भी पोशाक पहननी है, हमें भी राजस्थानी खाना बनाना है, क्योंकि हमें लोगों के जैसा नहीं बनना है, लोगों को हमारे जैसा बनाना है। हमेशा ये जो बच्चे आज पढ़ाई में कमजोर है, जो पीछे रह रहे हैं, वो बिल्कुल निराश न हो, क्योंकि जो पढ़ाई में होशियार है वो तो है ही, लेकिन आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसको आप पहचानो, चाहे वो संगीत हो, खेल में हो, शिक्षा में हो या सामाजिक में हो। आपकी रुचि किसमें, रुचि के आधार पे आगे बढ़ो, क्योंकि जब हम रुचि का काम करते हैं तो जिंदगी भर खुश रहते हैं। और अगर थोपा गया काम है तो उसके साथ में हम हमारी खुशी वो जायज नहीं कर पाते हैं। तो अमेरिका डॉक्टरों को वोटों प्रोग्राम पीके मैं इन्वाइट करी, लेकिन कांग्रेस की पार्टी डांस पार्टी नहीं। मैं ये कोई भजन मिल गयो, मैं अपनी लौटाओ भजन हरू करया, मैं आपकी पार्टी भूल गया। और मैं आज भी याद करे जब बाबा प्रोग्राम हर साल में होया करे कि रूबा जी थोड़ा भजन कभी नहीं बोलता तुम्हारी पार्टी पूरा दी गई। बोली हर दिव्या साफ छोड़े अपनी पहचान है मां ये वास्ते कभी ने बारे नहीं छोड़ना कि तू बीजो घरों के हाथे गणा कि मेरा सोनू हुआ ये वास्ते मंत्री जी भी बारे जैसे छापा को लगान से तो अपोली भी हो है और घरे जाकर अपने जगह माई थे वो जरूर ही क्यों, क्योंकि आजकल बच्चा है जगह बूढ़ियों को बिल्कुल ही कोई बैठे। अरे वो कितनी बातों है तो अपोली कौन उड़ावेला बाप ले जाने के बाद में होगी बोले अफसोस करोगे काश थोड़ी देर अगर भाई निकाल लेता होगा ये तो बहुत सारे करे सुबह है जी घरे जाकर कर बैठा और जाके मेरी बहनों है वाले मैं आप बोला कहते हरजस जरूर ही जो क्यों हरजस भजन कोई तो चीजों है जब अपने आत्मा ने शांति दे अरे जगह बिना गाने भजन गावे कौन है रोज
2 घंटा शिक्षक ने बुलावा, अलग-अलग गांव कलाकार आवे, ते अपनी प्रस्तुतियों दे और सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें प्रमोट करो और उन्हें आगे मंच मिले। और साल में एक है जो मॉर्निंग शो के 9 प्रोग्राम करो, ठीक है वो 200 ज्यादा कलाकार है तो 24 घंटा रेगुलर वो प्रोग्राम चले, ठीक है तो मैं इनवाइट भी करूं। और आभार umadevi.com में जाकर लिंक है, ठीक है वो आवेदन हुए जका भजन करे ते आवेदन करेला और मोने बिना भी मिलेला और भी प्रस्तुति देने का मौका भी मिलेला। और हजार मंत्री जी ने आपका भी इनवाइट करूं कि 29 मार्च का बात मिलेगा। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और आप सभी से मुलाकात हुई। मैं विद्यालय परिवार खास करके कमला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया। हमेशा मेरा एक संदेश होता है कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोमा जी। आप जो अभी कहानी सुन रहे थे वो कहानी थी जीरो से हीरो की। उन्होंने जीरो से शुरुआत करके शिखर तक अपन फैशन को, राजस्थानी फैशन को शिखर तक पहुंचा दिया है। भारत की महान नारी सावित्रीबाई फुले ने कहा था ये सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उसको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए।